नमस्कार। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि जीवनाधार घटनाएं, जिसे वाइटल इवेंट्स कहते हैं, इन घटनाओं का पंजीकरण जनसंख्या आंकड़ों का एक अन्यतम प्रमुख स्रोत है। दो और प्रमुख स्रोत, जनगणना या सेंसस और प्रतिदर्श सर्वेक्षण या सैंपल सर्वे के बारे में जानकारी मैंने पहले ही मेरे और वीडियोस में दे चुकी हूं। तो आज हम बात करेंगे जीवनाधार घटनाओं के पंजीकरण, या जिसे आमतौर पर जन्म मृत्यु पंजीकरण कहा जाता है, उसके बारे में। क्योंकि जीवनाधार घटनाएं जनसंख्या आंकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए इन घटनाओं के बारे में तथा इनसे जुड़े अभिलेखों, जिसे वाइटल रिकॉर्ड्स कहते हैं, और आंकड़ों के बारे में, जिसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जानना और समझना आवश्यक है। जन्म के द्वारा किसी व्यक्ति का इस दुनिया में आना और मृत्यु द्वारा इस दुनिया से प्रस्थान करना जीवनाधार घटनाएं माना जाता है, क्योंकि ये घटनाएं किसी व्यक्ति के जीवन काल की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। अगर जनांक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत जन्म या भ्रूण की मृत्यु को भी जीवनाधार घटनाएं माना जाता है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु दोनों से ही संबंधित है। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में उनके सामाजिक स्थिति में बदलाव भी हो सकता है, जैसे कि वो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, तलाक ले सकता है या गोद लिया जा सकता है। तो इन सभी घटनाओं को भी जीवनाधार घटनाएं या वाइटल इवेंट्स माना जाता है। इन घटनाओं की जानकारी संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त अधिकारियों को प्रदान की जाती है, जैसे कि जन्म के मामले में माता पिता, मृत्यु के मामले में रिश्तेदार, या फिर विवाह के मामले में व्यक्ति खुद हो सकता है। आते हैं हम वाइटल रिकॉर्ड्स या जीवनाधार अभिलेखों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो वाइटल रिकॉर्ड्स को अगर परिभाषित करना चाहे तो वह सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि वे जीवनाधार घटनाओं से संबंधित है, या जिसमें जन्म, मृत्यु, विवाह आदि जैसे घटनाओं को दर्ज किया है। किसी भी समाज में क्योंकि ऐसी घटनाएं निरंतर घटती रहती है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को लगातार दर्ज किया जाता है या जाना चाहिए, या उसको पंजीकृत, अगर हम उसको और अच्छे तरीके से बताना चाहें तो उसको ऐसे घटनाओं को पंजीकृत किया जाता है या जाना चाहिए। और इस पंजीकरण प्रक्रिया को जीवनाधार पंजीकरण प्रणाली, या आम तौर पर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण कहते हैं। और जनसंख्या गतिशीलता का अध्ययन के लिए ये एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण से प्राप्त आंकड़ों को संकलित किया जाता है, जिसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स या जीवनाधार आंकड़े कहते हैं। यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों में ये पंजीकरण प्रणाली लगभग नियमित और उत्तम रूप से कार्यशील है। पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में यह पूर्ण रूप से सक्रिय या कार्यशील नहीं है, क्योंकि इन देशों में एक बड़ी संख्या में
जन्म, मृत्यु या विवाह जैसे घटनाओं की सूचना नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में अधिकांश यूरोपीय देशों में चर्च या अन्य धार्मिक संस्थानों द्वारा ही जन्म मृत्यु पंजीकरण या जीवनाधार घटनाओं का पंजीकरण किया जाता था। 1538 में इंग्लैंड के मुख्य पादरी थॉमस क्रॉमवेल के एक आदेश के अनुसार बपतिस्मा यानी कि ईसाई धर्म के अनुसार जिसे नामकरण संस्कार कहा जाता है, विवाह और दफनाने की सभी घटनाओं को पंजीकृत करना आवश्यक था। 1608 तक स्वीडन में पहली बार क्रमबद्ध रूप से किसी भी पैरिश यानी किसी भी इलाके के लिए विभिन्न जीवनाधार घटनाओं के पंजिका तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो बाद में जल्दी ही अन्य देश जैसे कनाडा, फिनलैंड और डेनमार्क में अपनाया गया। पर धार्मिक निकायों से स्वतंत्र सामाजिक प्राधिकरणों के तहत जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण प्रणाली शुरू करने का श्रेय पेरू देश के इनकास को जाता है। पर 1662 तक सांख्यिकीय उद्देश्य या विश्लेषण के लिए वाइटल रिकॉर्ड्स यानी जीवनाधार अभिलेखों का उपयोग नहीं किया जाता था। 1662 में अंग्रेजी शोधकर्ता जॉन ग्रॉन्ट ने लंदन में मृत्यु दर का अध्ययन करने के लिए विभिन्न इलाकों से एकत्रित किए गए पंजीकृत आंकड़ों के उपयोगिता की संभावना को माना। उनके चिरस्मरणीय कार्य, जिसका शीर्षक है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मॉर्टैलिटी, जो लोकप्रिय रूप से सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे पहले प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवास के आधुनिक अध्ययन को शामिल किया गया। और आज अगर देखा जाए तो जन्म मृत्यु पंजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया बन गई है जिसे जीवनाधार घटनाओं और उनकी विशेषताओं की निरंतर, वर्तमान, अनिवार्य और स्थायी पंजीकरण प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब हम आते हैं इस प्रणाली के उपयोगिता क्या क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इस प्रणाली की उपयोगिताएं कुछ इस प्रकार है। पहले तो हम देखेंगे कि व्यक्ति विशेष के लिए इस प्रणाली की उपयोगिताएं क्या क्या है। किसी भी जीवनाधार घटना की सूचना और पंजीकरण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो जाहिर तौर पर एक कानूनी दस्तावेज के रूप में उपयोगी होता है। इस तरह के दस्तावेज किसी भी जीवनाधार घटना के बारे में तथा उसके स्थान और काल को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाता है। अगर हम जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र न केवल किसी की उम्र का सबसे अच्छा प्रमाण है, बल्कि पासपोर्ट, अगर हम देश के बाहर जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या नागरिकता स्थापित करने में भी सहायक है। और इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र पारिवारिक संबंधों की स्थापना के लिए भी मददगार है। इसी तरह मृत शरीर के निपटान के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है
और विवाह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति और विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता स्थापित करने के लिए उपयोगी है। और अगर देखा जाए तो ये सभी प्रमाण पत्र विरासत या बीमा दावों को निस्तारित करने में भी विशेष रूप से उपयोगी है। फिर देश के लिए, किसी भी देश के लिए इस प्रणाली की क्या उपयोगिता है? तो इस प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग सर्वप्रथम तो जनसंख्या आकलन तथा जनसंख्या प्रक्षेपण के लिए किया जा सकता है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन भी किया जा सकता है। यह प्रणाली विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए भी प्रभावी है, जैसे कि विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम इत्यादि। जीवनाधार आंकड़ों का उपयोग जनांकिकी के साथ साथ चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान के शोध के लिए भी किया जा सकता है। और अंत में ऐसे आंकड़ों का उपयोग कुछ अन्य क्षेत्रों में भी योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि शैक्षणिक सुविधाओं का प्रावधान, खाद्य आपूर्ति का प्रावधान आदि। इसके बाद मेरे अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि भारत में इस प्रणाली को कैसे विकसित किया गया और उसके कुछ विशेषताओं के बारे में। धन्यवाद।